बेटा तुमने पीडीएफ ट्राई करके देखी है ट्रिगो की? फटाफट बता दो मुझे। आवाज आ रही है क्या मेरी? Yes, ma'am. आकाश मुकेश आवाज आ रही है मेरी? एक Yes, बार मुझे ma'am. बता दो ना, कंफर्म कर दो आ रही है कि नहीं, कहीं आवाज नहीं आ रही। देखो आज वैसे सर्कल स्टार्ट करना था, बट एक टॉपिक तुम्हारा रह रहा था इसमें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो इसके साथ ही करने में फायदा है क्योंकि सेम ही चीज है, ठीक है, वहां पे ट्रिगो का ही यूज है। तो हम लोग वो वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं आज, ताकि आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है? चलेगा ना? हो गया होगा तुम्हारी क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो? फटाफट बताओ, हो गया? Yes, ma'am. ठीक है चलो, मतलब बेसिकली रिवीजन ही करना है हमें उसका, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें क्या पढ़ा था, मतलब बताओ उसकी यूज क्यों हुई थी आपकी, चैप्टर क्यों यूज हुआ है, चैप्टर क्यों आया है भाई, हमें यूं पता करना होगी भाई क्यों जरूरत है हमें इस चैप्टर को पढ़ने की। Now, can you repeat the question? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या पढ़ते हो, क्या करते हैं इस चैप्टर में, क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चैप्टर की? हाँ बेटा बोलो। Now, from in application of trigonometry, we can find the angle of depression and angle of elevation, and we can also find out. Let's say we want to find out what is the total distance where the shadow is being cast of a particular tall object. We can also find like how long is the shadow, and we can even find the angle of the shadow from the top by finding the angle of depression. हाँ, मतलब देखो क्या हुआ कि भाई आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी लिया, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ी थी। सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, हमने वैसे ये ट्रिगो में भी देखा था यूज इसका स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, कि हमने ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अगर मान लो आपको इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है, ये आपको निकालना है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है ये। अगर आपको एच निकालना है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको पता होता है, सपोज ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 20 मीटर ले लो उसको, 20 मीटर है। ये जो एंगल है ये वो निकाल लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस एंगल को निकालने के लिए। सपोज उन्होंने निकाला और ये 30 डिग्री आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम एच इजीली निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? टेन 30 निकाल सकते हो यहाँ पर, टेन 30 होता है पी बाय बी, तो एच बाय 20, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 20/√3, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर दो तो कितना होगा, 20√3/3 मीटर आपकी क्या है, बेसिकली एच है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है ना, हम बिल्डिंग्स की हाइट निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको दे देगा, ठीक है, उसने बिल्डिंग के ऊपर एक टैंकर खड़ा करेगा, उस टैंकर की हाइट निकालो, या फिर दो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं या ब्रिजेस हैं, उनके बीच की लेंथ निकालो। तो मतलब इन सब चीजों में आपका क्या है, एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, यूज कर सकते हो उसको ये सारी चीजें कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको तीन चार चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, अगर आप यहाँ खड़े हो और आप देख रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट ए पर है, तो इस आपकी आंख से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसी को आप क्या बोलते हो, लाइन ऑफ साइट। इफ एन ऑब्जर्वर आई इज एट ओ, मतलब आपकी आई इस पे है, एंड ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज एट पॉइंट ए, आपका ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो वो ए पॉइंट पर है, देन द लाइन ओ ए इज कॉल्ड, ओ ए लाइन को आप क्या बोल दोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, उसको आप क्या बोल दोगे, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, और एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो समझते हो ना, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जहां आप खड़े हो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, या जहां आपकी आई है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है ये चीज?
लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को आप क्या बोलोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फिगर से समझ आ रहा है? इफ एन ऑब्जर्वर ओ इज लुकिंग एन ऑब्जेक्ट ए, ध्यान से पढ़ लो एक बार, ऑब्जर्वर है ऊपर, वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है आपका एक ए पर, उसको देख रहा है अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वर आई, देन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट ओए विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। यही मतलब है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है उसको आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बेसिकली क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल ही होता है। फर्क क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ तो बेसिकली क्या था, तुमसे ऊपर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, ठीक है, तुम आंखें ऊपर करके देख रहे थे। यहाँ बेसिकली क्या है, तुम ऊपर खड़े हो और वो ऑब्जेक्ट नीचे है, तो तुम बेसिकली नीचे नीचे की तरफ देख रहे हो, तो वहां पे बेसिकली उस एंगल को जो बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, उसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है ये चीज? बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस मैम। अच्छा मान लो किसी क्वेश्चन में आपको दे ही रखा हो एंगल ऑफ, वो ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे उसमें आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, आपको फिगर से पता करना पड़ेगा। तो तुम सोच के बता सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है? जस्ट अभी जो लाइन बोली थी ना, वैसे ही पता कर सकते हो। तो तुम्हें समझ आई है वो वाली पीछे वाली लाइन? भाई अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने नहीं दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन आपको फिर भी पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा आपको? अगर ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो जो एंगल बनाओगे वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपका ऑब्जर्वर ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है, तो जो एंगल बनाओगे वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं देगा, ठीक है, क्वेश्चन से देख के आपको पता चल जाएगा ऑब्जर्वर ऊपर है या ऑब्जर्वर नीचे है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा कई बार वो क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा कि ऑब्जर्वर ऊपर है या नीचे है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? उस टाइम पे वो क्या कर देगा? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा। अगर उसने ये बोल दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, तो पता चल गया ना तुम्हें कि ऑब्जर्वर ऊपर रहा होगा और ऑब्जेक्ट नीचे रहा होगा। अगर उसने ये दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो तुम्हें वहां से पता चल जाएगा ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? ऊपर है। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं दे तो भी क्या हो जाना चाहिए? चमक जाना चाहिए। थर्ड चीज क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन कैसे होते हैं? हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स। ठीक है, इसमें मेन मेन चीजें आपको यही पता होनी चाहिए थी। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी मिलेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground। मतलब एक पोल है, ठीक है, इसके ऊपर तुम एक रस्सी बंधी हुई है जिसके ऊपर ये सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है? बेसिकली क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, इसका मतलब ये 20 मीटर दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये तुम्हें हाइट निकालनी है, इस पोल की हाइट तुम्हें निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ग्राउंड लेवल के साथ रोप ने कितना एंगल बना रखा है? 30 डिग्री का। निकाल सकते हो? आंसर बताओ निकाल के, इजी है तो क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। मैम एक 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। भाई आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल है, इसमें अगर आपको ये एच निकालना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? देखो एंगल दे रखा है, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि साइन निकालने से बात बन रही है, कोस निकालने से बात बन रही है। ये एंगल है, आपको हाइपोटेन्यूज दे रखी है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है।
बेसिकली P बाई एच इज इक्वल्स टू साइन 30 से बात बन जाएगी। P आपको निकालना ही है, साइन 30 इंटू में H की वैल्यू कितनी है 20, साइन 30 होता है 1/2 इंटू 20, तो H कितना आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है, कर लोगे, चले आगे, आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करो, फटाफट इनके आंसर्स बताते जाओ, स्टार्टिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। भाई एक लंबा सा ट्री था, ठीक है, तूफान आया, टूट गया, बीच से टूट गया, बीच से नहीं, सपोज ये टूट गया किसी हाइट से, ये टूट के क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा था ये टूट के नीचे आ गया। क्या कह रहा है फिर, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब जो ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है हिस्सा गिर के, ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मुझे बताओगे, अगर मैं इसको मान लो एबीसी मार्क कर देती हूँ, ये 8 मीटर जो इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, Base. 8 मीटर क्या बीसी है। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये है आपका फुट ऑफ द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये टॉप जहां पे ग्राउंड, ये वाला जो टॉप है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही आपको क्या दे रखते हैं 8 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब अगर मान लो ये पॉइंट डी है तो आपको डी भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ, करो सॉल्व। देखो डीबी निकालने के लिए बेसिकली एक तो एबी तो चाहिए ही चाहिए और डीए की लेंथ चाहिए। अब डीए और एसी एक ही बात है, वही टुकड़ा तो नीचे आके गिरा है, तो अगर तुम एसी भी निकाल लेते हो तो वो डीए के इक्वल होगा। हाँ तुषार बेटा, कितना आया बताओ। देखो अगर आपने फिगर बना लिया ना तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, मेन बात आपकी फिगर की होती है, उसके बाद तो आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। ठीक है, ट्रायंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाते हो वो हम पिछले चैप्टर में सीख के आए हैं, मतलब पिछले टॉपिक में। भाई आपको ए बी चाहिए, आपको ये दे रखे 8 मीटर, देखो ये बेसिकली बेस है और ए बी आपको चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा रेशियो यूज करने में फायदा है, टेन थीटा। अगर आप ए बी अपॉन में बी सी करते हो तो वो 1030 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मुझे ए बी निकालना है, ए बी क्या हो जाएगा, बी सी 1030, बीसी की वैल्यू 8 आपको दे रखी है, 1030 होता है 1/√3, यहां से मिल गया 8/√3 मीटर। यस और नो, ए बी पता चल गया। अब ये जो हिस्सा था इसकी लेंथ और निकालनी है ताकि तुम दोनों को ऐड करके ट्री की लेंथ बता दो। ये जो हिस्सा था यही तो नीचे आके गिरा है, ये नीचे मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, ये जो हिस्सा था ये टूट के नीचे गिर गया, तो बेसिकली जो डीए की लेंथ है वो क्या है, एसी के ही इक्वल है, तो एसी निकाल लो। एसी तो निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, एसी क्या हो जाएगी, देखो अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, आपको बेस गिवन है, तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, कॉस यूज कर लो। बीसी अपॉन में एसी किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 30 के इक्वल। बीसी की एसी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, एसी क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में कोस 30। बीसी की वैल्यू 8 दे रखी है, कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में √3 मीटर, यही हो जाएगा। ठीक है, ट्री की लेंथ क्या हो जाएगी, ट्री की लेंथ हो जाएगी, पूरे को ऐड कर दो, ए बी प्लस में एडी,
या इसको आप लिख सकते हो ए बी प्लस में ए सी। ए बी की वैल्यू आपने 8/√3 निकाली थी, इसकी वैल्यू आपने 16/√3 निकाल ली। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 16 + 8, देखो एलसीएम लोगे तो बेस तो सेम ही है, 24/√3 मीटर। ठीक है, अब कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना होता, हमने पढ़ा है। आप क्या कर दोगे, इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बनेगा ये 24√3 अपॉन में √3 × √3 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8 पे, 8√3 मीटर क्या हो जाएगी आपकी ट्री की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है, कर लोगे? चले नेक्स्ट करो। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. ये वो तुमने स्लाइड वाला झूला झूला हुआ है क्या पार्क्स में? वो ऐसा होता है, ऊपर Yes, चढ़ते हो सीढ़ियों से और फिर वो नीचे मतलब स्लाइड करके जाते हो, वो वाले झूले की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको 2 स्लाइड्स ऐसे लगाने हैं किसी पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है? एक जो स्लाइड ये लगाना चाह रहा है 5 साल से कम एज की बच्चों के लिए, उसका जो टॉप है वो हाइट किस हाइट पे होगा, 1.5 मीटर। सपोज ये 1.5 मीटर है, ठीक है, ऐसे वो सपोज झूला लगाना चाह रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब ये आपको एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? बताओ कैसे बनाऊं डायग्राम? ये जो दूसरा उसने लगाया है ये किस हाइट तक है, ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर। अच्छा, और क्या दे रखा है इसमें आपको, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना 60 डिग्री। पूछा क्या, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड इन ईच केस, मतलब एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। निकाल लोगे? Yes, ma'am. देखो इन फिगर्स को अलग अलग बना के भी कर सकते थे तुम काम, मैंने एक ही में बना दिया। अलग अलग बनाते तो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। येलो ट्रायंगल पकड़ लो, येलो ट्रायंगल में तुम्हें देखो, अगर मान लो ये ABC है, ठीक है, ये D है और ये E है, तो आपको अगर AB की लेंथ चाहिए, आपको ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है। देखो इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब P/H sin 30 वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे यहाँ पर। देखो 1.5 अपॉन में H आपको निकालना है AB इज इक्वल टू कितना आएगा sin 30 डिग्री। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 अपॉन में sin 30, मतलब 1.5 अपॉन में sin 30 होता है 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा क्या, 3 मीटर। Yes, ma'am. इसी तरीके से बड़े वाले में ECD ट्रायंगल में आपको चाहिए ये ED चाहिए। ठीक है, आपको इस बार भी वही है, परपेंडिकुलर ही दे रखा है, तो 3 अपॉन में ED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा sin 60। 3 ED की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 3 अपॉन में क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री। 3/sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 3 × 2/√3। अब √3 आपको नीचे नहीं रखना होता, ठीक है, या तो इसको रेशनलाइज कर दो, या तुम्हें पता है 3 को क्या लिख सकते हो √3 × √3 × 2 अपॉन में √3 से √3 काट दो, ये हो जाएगा 2√3 मीटर। ये क्या है आपकी बड़े वाले की लेंथ, और ये 3 मीटर आपकी क्या आई थी छोटे वाले की। हो जाएगा? Yes, ma'am. चलिए आगे। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, 60 मीटर पे काइट उड़ रही है, सपोज वो काइट इधर गई है, ये जो लेंथ है 60 मीटर दे रखी है। The string attached to the kite is temporarily tied to, मतलब इस काइट से एक स्ट्रिंग अटैच्ड है जो कि एक आपने कहीं ग्राउंड पे बांधी हुई है, ठीक है, और एंगल कितना बना रही है ये स्ट्रिंग, एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। स्लैक का मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन समझ लो, इसके बीच में कुछ भी ऐसे मुड़ा तोड़ा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है ABC, आपको लेंथ किसकी निकालनी है AC की।
हो जाएगा, बस आपको फिगर ही बनाना था इसमें। तो Yes, ma'am. हाइपोटेन्यूज निकालना है आपको, क्या करोगे, कौन से वाला रेशियो यूज करोगे यहाँ पर, पी दे रखा है, एच निकालना है, पी बाई एच ले लो, ठीक है, 60 अपॉन में एच कितना हो जाएगा, साइन 60, एच निकाल लो यहाँ से, 60 अपॉन में √3/2, ये हो जाएगा 120 में √3। इसको सॉल्व कर लेना, रेशनलाइज कर लेना, ठीक है। चलो ये बताओ, A statue 1.6 मीटर tall stands on the top of a pedestal. pedestal समझते हो ना, मतलब कोई बेस है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. फिगर बना सकते हो तुम लोग? Yes, ma'am. भाई मान लो पेडेस्टल की लेंथ इतनी है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरे कलर से इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये आपका स्टैचू है, ठीक है, सपोज। अब ये कह रहा है क्या, स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, मतलब ये वाली लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो क्या ये इस चीज की बात कर रहा है, ये 60 डिग्री है, टॉप ऑफ द स्टैचू ग्राउंड के साथ कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये पेडेस्टल का टॉप है, ये कितना बना रहा है, ये एंगल आपको बना रहा है 45 डिग्री, ये एंगल आपको कितना है, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये ब्लू कलर वाली लेंथ निकालनी है। करो इसको सॉल्व, आंसर बताओ मुझे। कुछ ना कुछ लेट कर लो ब्लू कलर वाले पार्ट को, एक्स मान लो, के मान लो। सपोज मैंने इसको क्या मान लिया, हाँ बेटा, इसको मान लो एच है इसकी लेंथ, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, छोटे वाले ट्रायंगल में tan 45 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan 45, रुको मैं लिख देती हूँ उसके नाम, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी लगा लो, ठीक है। tan 45 कितना हो जाएगा, एच अपॉन में एडी हो जाएगा क्या, tan 45 1 होता है, तो एच अपॉन एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो एच की वैल्यू मतलब एडी की वैल्यू बेसिकली एच के इक्वल आ गई, ठीक है, इसको 1 मार्क कर दो। सेकेंड ट्रायंगल में tan 60 निकाल लो, देखो ये बेस कॉमन आ रहा है ना, इसको रखो कॉमन ताकि आप लोग बाद में इसको इक्वेट कर सको। tan 60 कितना हो जाएगा सेकंड बड़े वाले ट्रायंगल में, tan 60 होता है p बाय b, p मतलब 1.6 प्लस h और b मतलब ad, ठीक है। यहां से tan 60 होता है √3 ad किसके इक्वल आ गया, 1.6 प्लस में h के इक्वल। क्लियर है ये चीज, ad की जगह वैल्यू डाल दो जो आपने फर्स्ट उससे निकाली थी इक्वेशन से, √3 इंटू में, हाँ बेटा बोलो,
कौन कर रहा है हैंड रेज? Ma'am, I got it as 4 bracket root 3 plus 1 by 5. फिर से बोलो तुषार, √3 + 1/5, आगे क्या बोला? 4 bracket root 3 plus 1 by 5. ठीक है, ठीक है आंसर। ज्यादा से ज्यादा ना आप इस 4 को 5 से डिवाइड करके 0.8 लिख देना, ठीक है? बाकी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। जहां से आपको √3h की वैल्यू 1.6 प्लस h मिल गई, तो आपको बेसिकली h की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे, इस h वाले पार्ट को इकट्ठा कर लो और बाकी वाले को उधर कर दो। h इंटू √3 - 1 इज टू क्या आ जाएगा, 1.6। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है? अब आप डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हो, आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर दो इसको, ठीक है? देखो नीचे रेशनलाइज करोगे तो a - b इंटू a + b, a² - b² हो जाएगा। नीचे तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1। हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 मतलब 2। ठीक है, क्लियर है? या तो 1.6 काट दो, इसको 0.8 लिख लो। अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा तो 16/10 करके, 16/10 और नीचे 2 है तो ये 8 हो जाएगा। इसको 4/5 करके लिख देना, जैसे उसने नाम भूल गई मैं बेटा तुम्हारा, तुषार। तुषार ने लिखा हुआ है, ठीक है? हो जाएगा, कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन था इसमें, बस तुम्हें कोई भी ट्रायंगल में एग्जैक्ट डाटा तो पता ही नहीं था। तुमने एच के फॉर्मेट में दोनों ट्रायंगल्स में रेशियो निकाला 1045 1060, वहां से तुमने एडी की वैल्यू क्या की, एक से निकाल के दूसरे में पुट कर दी, ठीक है? पुट करने के बाद जस्ट आपने एच ही निकाला है सिंप्लीफाई करके। चले आगे, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये करो, two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। एक रोड है 80 मीटर की है, ठीक है? मतलब उसकी चौड़ाई 80 मीटर है और उस रोड के यूं लगा लो दो एंड्स पर आपको दो पोल्स मिलेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द रोड the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। find the height of the poles and the distance of the point from the poles। क्वेश्चन समझ आया भाई? एक रोड है, ठीक है? एक पोल यहाँ खड़ा है, एक पोल यहाँ खड़ा है, ठीक है? बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं आपको। समझ आई बात? भाई एक का 60 डिग्री दे रखा है और एक का सपोज 30 डिग्री है। सपोज क्या उन्होंने दे रखा है, ये 80 मीटर लेंथ तुम्हें दे रखी है रोड की विड्थ, आपको ये हाइट्स निकालनी है पोल की और ये डिस्टेंस भी निकालना है। ये वाला डिस्टेंस अलग निकालना है और ये वाला डिस्टेंस अलग निकालना है। पॉइंट से पोल कितना दूर है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। तो टोटल दे रखा है ना दोनों पोल्स के बीच का, अलग अलग निकाल के दिखाना है। करो चलो, सपोज ये पॉइंट पी है, ठीक है? देखो आपको सपोज करना पड़ेगा ना, तो आपको पोल्स की हाइट पता ना ये बीच का डिस्टेंस पता। भाई ट्रायंगल के अंदर आपको या तो ये साइड यूज करोगे या ये करोगे या ये करोगे, कुछ ही नहीं पता तीनों में से। तो क्या करोगे, इमेजिन मतलब सपोज करोगे। सपोज करोगे तो मान लो इसको कुछ भी, पोल की हाइट सपोज आपने क्या मान ली। अच्छा पोल की हाइट इक्वल है भाई, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है? ये मैंने थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया, इक्वल है ये। लेट हाइट ऑफ पोल h मीटर मान लो, ठीक है? ये भी h है और ये भी h हो जाएगी। और आप क्या मान लो, लेट AP इज इक्वल्स टू x मीटर। भाई तुमने यहां से यहां तक का x मीटर मान लिया, तो यहां से यहां तक का बता सकते हो कितना हो जाएगा डिस्टेंस? पूरा 80 है, 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है? अच्छा अब लगा लो तुम इसमें रेशियोज। देखो आपको P और B में दे रखा है, मतलब P आपने h माना है, बेस आपका x है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1060 10 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे। 1060 कितना हो जाएगा, h अपॉन में x, 1060 होता है √3,
√3 इज इक्वल टू होगा h/x, ठीक है। यहाँ से एक काम करो, h की वैल्यू निकाल लो, तो √3x हो जाएगी, इसको मार्क कर दो 1। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में तुम tan क्या निकालोगे 30, tan 30 कितना हो जाएगा h अपॉन में 80 माइनस x। अच्छा tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन में 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h इज इक्वल्स टू 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड है। बताओ अब क्या करें, h की वैल्यू डाल दें, यहां से उठा के यहां डाल दो, तो मैं √3 इंटू में √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, निकल जाएगा यहाँ से x, ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x, 4x इज इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब पहला पोल का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x मतलब 60 मीटर। आधा सवाल हो गया। h की वैल्यू और निकालनी है, h क्या हो जाएगा, h देखो आपने h निकाला था √3 इज इक्वल टू h/x, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या करो, इस ट्रायंगल के लिए छोड़ो, h तो दोनों में ही सेम है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन में x की वैल्यू डाल दो 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20√3 मीटर। क्लियर है? हो जाएगा क्या बेटा, चले आगे। Yes, ma'am. देखो आप देख रहे हो हम लोग क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें हमने दोनों ही साइड्स को क्या किया हो, इमेजिन या सपोज कर रखा हो। हाइट भी हमने मानी हुई है अपनी तरफ से, h बेस भी हमने माना हुआ है। हम लोग एक एक पार्ट से जो भी हमें कॉमन पार्ट दिखते, जैसे पिछले वाले में हम लोगों को AD कॉमन दिख रहा था, तो हम लोगों ने AD की एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दी। यहाँ हमें क्या दिख रहा है भाई, दोनों में h सेम है, तो एक से h की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो आपकी x की वैल्यू निकल के, और फिर आप x की वैल्यू की हेल्प से h की वैल्यू निकालो। तो ये थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी तुम्हें, किसकी वैल्यू निकाल के किस में आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। यूजुअली ये कॉमन पार्ट की ही वैल्यूज निकाल के दूसरे में पुट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट करो। A TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करके देख लेना, जो रोड वाला क्वेश्चन किया था ना वैसा ही है, ठीक है। इसको होमवर्क दे रही हूँ, सेम है, बस इसने टीवी टावर लिख दिया, वहां ये पोल की बात कर रहा था, ठीक है। दूसरा देखो, एक इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ये देखो ये अच्छा है। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. एक ही क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे दिया और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे दिया। भाई एक ये क्या है, बिल्डिंग है जिसकी 7 मीटर हाइट है, इसके टॉप से एक केबल टावर है, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग से बड़ा मिलेगा, टावर्स बड़े होते हैं, ठीक है। और वैसे भी बड़ा तुम्हें कैसे आइडिया लग जाएगा, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब टावर का जो टॉप है वो ऊपर ही रहा होगा ना, तभी तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन तुम मार्क करके दिखा सकते हो। ये कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये हो गई, ये एंगल आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट क्या है 45 डिग्री, तो क्या ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मार्क कर लोगे ये, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो ये फिगर बन गई ना, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा, फिगर का ही होता है मेनली इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन आपने बिल्डिंग के टॉप से बनाया है और आपका ऑब्जर्वर या कहां तक बनाना था आपको, टावर के टॉप तक, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से कहां है, आपका ऑब्जर्वर यहाँ है सपोज, या बिल्डिंग का टॉप इधर है और बेस कहाँ है टावर का, ये रहा। तो आपने क्या किया, लाइन ऑफ साइट बना दी और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये था, दोनों के बीच का एंगल आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये पूरा निकालना है, ठीक है। ये ब्लू कलर की लेंथ पूरी निकालनी है आपको, बताओ किससे करोगे। देखो अगर ये सपोज अगर ये 7 मीटर है, आपने खुद ने बनाया है, क्या इसके सामने वाली ये डीसी साइड भी 7 मीटर हो जाएगी क्या,
हाँ बेटा बोलो। मैम 7 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1। हाँ ठीक है, ये भी 7 हो जाएगी। ठीक है, देखो पूरी ईसी की लेंथ निकालनी है, अगर ईडी और पता चल जाए तो बात बन जाएगी, राइट। अब ईडी के लिए देखो, अगर आप इस ट्रायंगल में कुछ यूज करना भी चाहते हो तो आपको एटलीस्ट एक साइड की वैल्यू तो पता करनी पड़ेगी। अब वो कैसे पता करोगे? देखो अगर आप इसको एक्स मानते हो इस पूरी लेंथ को, तो क्या ये वाली भी एक्स हो जाएगी? अगर ये एक्स है, अगर ये, अच्छा ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये पैरेलल है आपस में, अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ये 45 45 इक्वल हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक्स निकाल सकते हो आराम से। tan 45 कितना हो जाएगा? p बाय बी मतलब 7/x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। तो x आपको पता चल गया 7 मीटर, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है ये होगी 7 मीटर की। ईडी आपको निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस आपको गिवन है, तो tan 60 कितना हो जाएगा? ईडी अपॉन में 7 मीटर। ठीक है, tan 60 होता है √3 ईडी अपॉन में 7, या इसको 7 ही लिखो, मीटर मीटर मत करो यहाँ पे। यहाँ से ईडी कितना हो जाएगा 7 इंटू 1060, ईडी की वैल्यू होगी 7√3 मीटर। अब आपको टोटल लेंथ निकालनी थी, ईसी, ईसी की वैल्यू आपको बतानी थी, ईसी क्या हो जाएगा ईडी प्लस में डीसी। ईडी कितना है 7√3, डीसी कितना है 7। ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ टावर। ठीक है, 7 कॉमन ले लो, अंदर बनेगा √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। कर लोगे? एक क्वेश्चन का आंसर पोल पे दे दो। ये तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आसान है क्वेश्चन, जस्ट पोल के लिए मुझे चाहिए था डाटा। करो, ये तो और भी हो जाएगा, दिमाग में ही हो जाएगा। एक मिनट में पोल लॉन्च कर रही हूँ, उसी के ऊपर करना, ठीक है। ठीक है मोहम्मद बेटा, कोई नहीं, अभी देख रहे मैंने आपका मैसेज। सारे जने कर दो फटाफट, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। दो ही बच्चों के वोट आए हैं, एक कौन रह गया? ठीक है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है आपको? A pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter along the ground. Then the sun's elevation is, ठीक है, अगर मान लो ये आदमी है, ठीक है, इसकी शेडो बना रहा है ये आपको दे रखी है कितनी 6 मीटर की। यहाँ सन है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है बेसिकली। ये 2√3 मीटर दे रखी है। अच्छा रुको, 6 मीटर हाइट का पोल है आपका,
शेडो की लेंथ 2√3 है, ये 6 है, ये 2√3 है क्या? बोलो। ये वाला एंगल निकालना है आपको, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो P बाय B करोगे तो tan थीटा निकलेगा, सपोज ये थीटा एंगल, तो यहां से क्या बन गया 3/√3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ऊपर 3 को या तो तुम इसको रैशनलाइज कर लो, देखो दो तरीके हैं, या तो इसको रैशनलाइज करो, ऊपर बनेगा 3√3, नीचे बन गया √3 इंटू √3, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आएगा √3। या फिर देखो ये बेसिक है भाई, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, और नीचे एक √3 है, तो कट जाएगा तो आंसर कितना बनेगा √3। तो √3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रही होगी कि आंसर आपका √3 आ जाए। एक तो तरीका ऐसे है सोचने का, भाई थीटा तुम 60 डिग्री डालोगे तो tan 60 कितना होता है √3। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो क्या करो, √3 को क्या लिख लो tan 60 इक्वल्स टू tan थीटा। यहां से tan इक्वल है तो थीटा क्या रहे होंगे तुम्हारे इक्वल, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 60 डिग्री। तो आंसर क्या है बेसिकली आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब एक बच्चे ने दूसरा ऑप्शन दे रखा था, क्लियर है बेटा डाउट? अगर मतलब जो भी तुमने सॉल्विंग पार्ट में गड़बड़ की है हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ, जैसे मैंने ट्रिगो की शेयर कर रखी है ना, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने बेसिकली वहीं से पिक किए थे क्वेश्चन सारे, तो मेजरली हमने कर लिया है। उसमें एक बार तुम सारे ट्राई करके देख लेना, ठीक है, और जो तुम्हें लगे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करके देख लेना। इस चैप्टर में देखो सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, अब बार बार ऐसे ट्रायंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे तुमने ये बेसिक क्वेश्चन कर लिया, इस तरीके के 4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ना, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब तुम्हें एक सॉल्व करना आ गया। हाँ, ये इस तरीके की बड़ी बड़ी फिगर्स वाले तुम्हें लगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो ट्राई करके देख लेना बस, और बाकी इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कर लोगी? बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर वैसे, 3 के मार्क्स हैं इसमें तुम्हारे। ठीक है बेटा, चलो फिर देखो ट्रिगो कंप्लीट हो गया है, तुम ट्रिगो में ये पीडीएफ सॉल्व कर लेना, बहुत है। ठीक है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और फिर लास्ट में प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रखा है, और आई थिंक इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो अगर एक ही पीडीएफ भी पूरी कर लोगे ना, तो मेजरली आपको सिर्फ पेपर में रिवाइज करने की जरूरत है, बीच में दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। अगर खुद से प्रैक्टिस कर ही लोगे तो हर टाइप के क्वेश्चन डले हुए हैं इसमें, तो यहाँ से कर लेना। ट्रिगो की 2 पीडीएफ हो जाएंगी तुम्हारी, ट्रिगो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों। Thank you, man. Have a great day.